हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग के बारे में। मैं फिर बता दूं कि झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं या बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और सेमेस्टर 1 अगर आपका कॉमर्स से है तो कॉमर्स का फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और उसका पहला यूनिट सारे यूनिवर्सिटी में सेम है, चाहे वो बीबीएमक्यू धनबाद हो, चाहे रांची यूनिवर्सिटी हो, चाहे एसकेएमयू दुमका हो, चाहे नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, चाहे बीबीयू हजारीबाग हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं तो और आपके कोई भी सेशन है तो फर्स्ट पेपर जो होता है, फर्स्ट पेपर है मेजर पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हर सारे यूनिवर्सिटी में पहला मेजर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका यूनिट 1 सब में सेम है, बस यूनिट 2 से सब में अलग अलग है, मतलब मिक्स किया हुआ है। किसी यूनिवर्सिटी में कुछ है, किसी यूनिवर्सिटी में कुछ है, पढ़ना वही है। तो हम लोग सब सारे यूनिवर्सिटी में जब यूनिट 1 सेम है तो सारे यूनिवर्सिटी के लिए सेम चीज़ पढ़ाया जाता है। तो ये हम लोग चौथा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, फोर्थ लेक्चर है जो हम लोग अभी ले रहे हैं, लेक्चर 4। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, लेक्चर 1 से लेकर 3 तक क्या पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े बेसिक अकाउंटिंग, क्योंकि हम लोगों का इंट्रोडक्शन पेपर में ही है अकाउंटिंग। जो फर्स्ट यूनिट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन मतलब है अकाउंटिंग के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग के बारे में हम लोग 3 लेक्चर दे चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले जाके देखिए, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले पुराने लेक्चर को देखिएगा तो आगे पढ़ने में मजा आएगा। आज हम लोग उसके आगे चौथा लेक्चर आपको दे रहे हैं। यह फोर्थ लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे कि दुनिया में बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स तो होते हैं, अभी आपको बताए थे पीछे कि बिजनेस में लेन देन होता है। तो अगर बिजनेस में लेन देन होता है तो उस लेन देन को एक बिजनेसमैन लिखता तो जरूर होगा। क्यों लिखता होगा? ताकि उसको प्रॉफिट पता चल सके, लॉस पता चल सके। क्यों लिखता होगा? ताकि उसको पता चल सके कितना डेटर है और कितना क्रेडिटर, यानी कितना किससे लेना है और कितना किसको देना है। ताकि उसको ये पता चल सके कि संपत्ति मेरे पास कितना है, लाइबिलिटी मेरे पास कितना है। इसकी जानकारी के लिए तो हर बिजनेसमैन अपने यहाँ होने वाले बिजनेस के लेन देन को लिखता है, लिख के जरूर रखता है, चाहे वो जिस भी तरीके से लिखे। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि इस दुनिया में कितने सिस्टम डेवलप किए गए थे लिखने के, यानी बिजनेसमैन अपने लेन देन को लिखता है, इसका कितना सिस्टम दुनिया में लाया गया है। उसको हम लोग बोलते हैं इंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंट्री सिस्टम। बताइए, इस दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन जो लेन देन को लिखता है उसका क्या सिस्टम है? बताइए, कितने तरह का एंट्री सिस्टम है, लेखा पद्धति। तो पूरी दुनिया में लेन देन को लिखने के 2 सिस्टम हैं। वैसे हैं तो 3, तीनों समझा देते हैं। 3 सिस्टम डेवलप किए गए हैं बिजनेस के लेन देन को लिखने के। पहला को हम लोग बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं इकहरा लेखा प्रणाली। इकहरा लेखा प्रणाली। दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा, इधर आते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। तीन तरह के सिस्टम डेवलप किए गए हैं। कौन कौन सा? सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम और इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। अब सवाल है, होता क्या है सर? तो सिंगल एंट्री सिस्टम नाम से ही पता है। बताइए, सिंगल मतलब क्या होता है? एक बार। एंट्री मतलब लिखना, सिस्टम मतलब मेथड। ऐसा मेथड जहाँ पे बिजनेस के लेन देन को केवल एक बार लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ये कहाँ पे सूटेबल होगा? ये वाला सूटेबल कहाँ होगा? सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। बताइए, छोटे छोटे जो बिजनेस आप देखते हैं उसमें बिजनेस के लेन देन को एक बार लिखा जाता है या एक से ज़्यादा बार? जैसे आपके आसपास में राशन दुकान जो चला रहा है वो बिजनेस के लेन देन को एक बार लिखता है, एक से ज़्यादा बार? एक ही बार। यानी सामान बेचता है ना तो आपको कुछ रसीद उसीद नहीं देता, खाली अपने पास लिख के रखता है। इसका मतलब कौन सिस्टम है उसके यहाँ? सिंगल। जो रसीद नहीं दे रहा है वो सिंगल है,
और रसीद दे रहा है वो डबल ना हो गया, एक आपको रसीद पकड़ा है एक उसके पास भी है, तो दो बार ना लिखा वो। तो जो रसीद नहीं दे रहा वो सिंगल। तो बताइए छोटा व्यवसाय, छोटे व्यवसाय के लिए, छोटे व्यवसाय के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है? छोटे व्यवसाय के लिए उपयुक्त है। याद रहेगा, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? छोटे बिजनेस के लिए सुटेबल है। यानी जो भी बिजनेस रसीद नहीं काट रहा है, जो छोटा बिजनेस, अब जैसे दूध बेचने वाला एक बिजनेसमैन है, बताइए क्या करना चाहिए? आपके पास घर से 5 लोग या 10 लोग दूध खरीदते हैं, तो क्या करना चाहिए? कंप्यूटर ऑपरेटर रखेंगे। जैसे कोई खरीदना है बोले बिल कराइए पहले, जब कंप्यूटर से बिल निकाल के देगा तब 1 लीटर दूध मिलेगा। जो खरीदने आएगा वो भी बोले कौन ड्रामा ही बतिया रहा है यार, 1 लीटर दूध है खरीदना है, 5 गो आदमी है, तो कंप्यूटर सिस्टम रखा है तू। यस और नो? इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम सूटे नहीं करेगा। सब्जी खरीदने आप जा रहे हैं, सब्जी वाला बोले नहीं पहले कंप्यूटर बिलिंग कराइए, पहले उसका जीएसटी दीजिए, बहुत सारा लफड़ा मांगेगा, तो आप सब्जी खरीदेगा अगले बार से? क्यों? क्योंकि सूट ही नहीं करेगा। वहाँ पे कौन सा सिस्टम सूट करेगा? सिंगल, एक हाथ पैसा एक हाथ सामान। यस और नो? कोई बिल उल नहीं, कोई देता है सब्जी वाला बिल? तो छोटा दूध बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, अंडे बेच रहा है, जो भी देख रहे हैं, छोटा अखबार बेच रहा है, सब सिंगल एंट्री सिस्टम है। जितने छोटे बिजनेस है कौन सा सिस्टम? सिंगल। इसके यहाँ आपको याद रखना, रिसीप्ट नहीं कटता, रसीद उसीद नहीं कटता है। कोई दिक्कत किसी को? छोटा बिजनेसमैन कौन सा सिस्टम रखता है? सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम छोटे बिजनेस के लिए सुटेबल है। दूसरा, पहला बात समझ में आ गया। दूसरा अनसाइंटिफिक है। अनसाइंटिफिक क्या होता है? अवैज्ञानिक पद्धति है, इसको सही नहीं मानता है कोर्ट, बोलता है गलत सिस्टम है। ये अवैज्ञानिक पद्धति है, अनसाइंटिफिक मेथड है ये। इसको कभी भी कोर्ट सही नहीं मानता है इस सिस्टम को, क्योंकि इस सिस्टम से कोई पता ही नहीं चलेगा कितना। बताइए, आधा लिखेगा आधा गायब हो जाएगा। राशन दुकानदार क्या लगता है, नगद वाला डायरी में लिखता भी है, खाली उधार वाला लिखता है, तो कैसे पता चलेगा कितना का सेल किया? तो सही मेथड ये नहीं माना जाता। अब दुनिया में दूसरा मेथड आया था, जो इंडिया के बिजनेसमैन अपना मेथड लगाया था, जिसको बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। ये क्या है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम? मारवाड़ी, हमारे देश में ना बिजनेस फैमिली है, जैसे मारवाड़ी फैमिली बिजनेस करता है, ये सर नो, गुजराती बिजनेस करेगा, पंजाबी बिजनेस करेगा। तो सोचो जो मारवाड़ी परिवार था वो लोग अपने बिजनेस के लेन देन को लिखने का कोई सिस्टम तो डेवलप किया होगा ना, उसको बोलते हैं तो मारवाड़ी अकाउंटिंग सिस्टम। जैन लोग बिजनेस करेगा, जहाँ देखोगे बड़ा बड़ा बिजनेस जैन होगा, वो बिजनेस फैमिली। तो इसका मतलब क्या है, उसका अपना एक सिस्टम होगा लिखने का, जो जैन लोगों का सिस्टम है, पंजाबी लोगों का अपना सिस्टम है। ऐसी स्थिति में बताओ, भारत में जितने बिजनेस फैमिली है सबका बिजनेस में हिसाब किताब लिखने का अपना सिस्टम है, उसी को बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। और आपको बता दें कि यह भी एक भारत में खत्म हो चुका है। भारत सरकार बोलती है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम नहीं चलेगा। तुम यहाँ भोजपुरी में लिखेगा और गुजराती में लिखेगा, तो कौन मेरा सीए चेक कर पाएगा? सीए बेचारा पढ़ के गया है इंग्लिश में, यस और नो, और पढ़ के कौन सा सीए का पढ़ता है? डबल एंट्री सिस्टम। और तुम मेरे बिजनेस में है गुजराती में लिखा हो, पता नहीं चल रहा है क्या लिखे हो क्या नहीं लिखे हो, तो सीए ऑडिट कर पाएगा? इसीलिए बोला जाता है भैया अगर तुम्हारा बिजनेस छोटा है, पान बेच रहे हो, तो सिंगले में लिखो तुम, और अगर बड़ा हो गया तो तुमको कहाँ जाना पड़ेगा? डबल एंट्री सिस्टम में। कोई दिक्कत है? तो ये सिस्टम अभी भारत में है नहीं। अभी भारत में कौन सा सिस्टम है? अच्छा, डबल मतलब क्या होता है? 2 बार। एंट्री मतलब लिखना, सिस्टम मतलब मेथड। ऐसा मेथड जहां बिजनेस के ट्रांजेक्शन को कितना बार लिख देंगे? 2 बार लिखेंगे। बिजनेस के ट्रांजेक्शन को कितना बार लिखेंगे? 2 बार। उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। कहाँ यूज होता होगा? जी, बड़े बिजनेस में बोलिए सीधा। सुटेबल फॉर बिग बिजनेस, जहां आपको रसीद मिलता है, याद रखिएगा, जहां पे आपको क्या मिलता है? रसीद। जरूरी नहीं कंप्यूटर रसीद, नहीं, कार्बन कॉपी भी कोई दे रहा है तो डबल है। एक बार देखिए, डबल एंट्री सिस्टम में कार्बन कॉपी में क्या होता है? मेन कॉपी आपको मिलता है और कार्बन नीचे छपा रहता है उसके पास, तो 2 बार ने रिकॉर्ड हुआ। स्कूल कॉलेज सब जगह पे डबल एंट्री सिस्टम है, अगर स्कूल बड़ा है तो। अब एक स्कूल है जिसमें 25 को बच्चे हैं, तो वहाँ रसीद कटता है? हाँ, कुछ स्कूल रसीद काटता है और कुछ तो डायरी में खाली लिख देता है। तो डबल एंट्री सिस्टम किसके लिए सुटेबल है? बड़े बिजनेस के लिए। याद रहेगा, बड़े बिजनेस के लिए। कब आया है डबल एंट्री सिस्टम इस दुनिया में? कब आया है? 1494 में आया। कब आया? 1494 में डबल एंट्री सिस्टम आया। इसके फादर का नाम क्या है? किसने इसको डेवलप किया? LUCA, इसका नाम है लूका पेसियोली, PACIOLI। याद रहेगा, बहुत लोग एस भी लिख देता है, लूकास पेसोली भी बोल देता है, या लूका पेसोली। इसका नाम है लूका पेसियोली, याद रहेगा।
कब डेवलप किया था समझ में? कौन से कंट्री का था ये? इटली का था। कहाँ का था? तो पूछा जाता है कि दुनिया में डबल एंट्री सिस्टम कौन से देश से आया है? तो कौन से देश से आया है? इटली से आया है। डबल एंट्री सिस्टम कौन से देश से आया है? इटली से आया है। कब आया है? 1494। किसने लाया? लूका पेसोली ने लाया। याद रहेगा। तो बताइए कि क्या 1494 से पहले भारत में बिजनेस नहीं होता था? तो होता था तो हिसाब किताब तो लिखा जाता होगा। किस में लिखा जाता था? सिंगल में। यानी दुनिया जब से बनी तब से सिंगल चल रहा है। अब पूछिएगा सर इसका जन्मदाता कौन है? कोई नहीं है। जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ते हैं कोई इनको लिखने का सिस्टम डेवलप करते चला गया। ये सर नो। तो इसका कोई जन्मदाता नहीं। जब से दुनिया बनी है, जब से लेन देन हो रहा होगा, तब से रिकॉर्डिंग हो रहा होगा। लेकिन इसमें झंझट क्या है कि आदमी भूल जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। उससे अच्छा है कि 2 बार लिखो। एक कस्टमर के हाथ में पकड़ा दो, अपने पास रखो, लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। तो कौन डेवलप किया? लूका पेसोली। कब डेवलप किया? 1494 में। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि 1494 के बाद से अभी तक पूरी दुनिया में क्या चल रहा होगा? केवल डबल, केवल सिंगल, या दोनों? दोनों चल रहा है। अभी कौन सा चल रहा है? दोनों। क्योंकि अभी बड़े बिजनेस भी हैं और छोटे बिजनेस भी हैं। तो छोटे बिजनेस के लिए सरकार छूट दे रखी है कि तुम सिंगल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितने बड़े बिजनेस हैं वो सिंगल नहीं लगा सकते। उनको क्या रखना होगा? डबल एंट्री सिस्टम। समझ गए? अगर आप बड़े बिजनेस हो और बड़ा बड़ा टर्नओवर है, ज़्यादा सेल कर रहे हो, ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, तो आपको मजबूरन आपको डबल रखना होगा। वहाँ सिंगल आप नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप छोटे बिजनेसमैन हो तो आप सिंगल रख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो फिर बड़ा बड़ा आदमी टैक्स बचाने के लिए सिंगल रख लेगा, आधा लिखेंगे आधा गायब कर देंगे। सरकार को भनक भी लगने देंगे हम कितना कमा रहे हैं सो। तो सरकार बोलती है वो सब नहीं चलेगा। अगर भारत में रहना है तो तुमको डबल लिखना होगा, ताकि तुम्हारी कमाई का हमको पूरा अंदाजा लग जाए और उसके हिसाब से तुमसे हम टैक्स वसूलेंगे। बात समझ गए? तो डबल एंट्री सिस्टम में कितने बार लिखना है किसी ट्रांजेक्शन्स को? 2 बार। 2 बार याद रखना। एक को डेबिट करना है, एक बार क्रेडिट करना है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिंगल या डबल? हम लोग डबल एंट्री सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करें डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि हर बिजनेस के लेन देन में कितने पार्टी होते हैं? 2 पार्टी। एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे। हर बिजनेस के लेन देन में 2 पार्टी होते हैं। एक को डेबिट करेंगे, दूसरे को क्रेडिट करेंगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। कहीं कोई दिक्कत? चलिए तो अब हम लोग आगे शुरू करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा, इसमें उससे बढ़िया सिस्टम कौन था वो तीनों में, जिसको कोड सही मानता है? बढ़िया सिस्टम कौन सा है? हाँ, डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक है, इसको कोड भी सही मानता है। तो जब हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं कि हम ये जानने जा रहे हैं कि किसी भी लेन देन में 2 पार्टी होते हैं और दोनों पार्टी की बुक में रिकॉर्ड करना है, एक को डेबिट करना है, एक को क्रेडिट करना है, तो ये मन में आता है सर डेबिट और क्रेडिट होता क्या है और बना कहाँ से? तो ध्यान रखिएगा, डेबिट वर्ड कहाँ से बना है। तो सबसे पहले इस दुनिया में डेटर नाम का वर्ड हुआ करता था। क्या होता था? जिसको हिंदी में बोलते हैं देनदार। क्या बोलते हैं बाबू? देनदार, डेटर। और दूसरा वर्ड था क्रेडिटर। यही बिजनेस का वर्ड ही है, बाकी कोई वर्ड है ही नहीं है। कोई भी बिजनेस हो तो उसमें यही दोनों वर्ड आता है, डेटर और क्रेडिटर। ये डेटर से बना डेबिट, डेबिट किससे बना? और क्रेडिटर से क्या बना? क्रेडिट। समझिएगा, क्रेडिटर को हम क्रेडिट करते थे, अब यहाँ डेबिट को हम DR ना लिखे डेबिट लिखने लगे, और क्रेडिट को CR ना लिखे क्या लिखने लगे? क्रेडिट लिखने लगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब डेटर क्रेडिटर क्या होता है? तो किसी भी बिजनेसमैन से मिलोगे तो अभी भी आज पुराना बिजनेसमैन ही बात बोलता है, मेरा मार्केट में इतना देनदारी है और मार्केट में इतना लेनदारी है। सुने होंगे, अगर बिजनेस घर में है तो आप ये बात बहुत सुनते होंगे, बहुत देनदारी बढ़ गया है, बहुत लेनदारी। देनदारी मतलब क्या? डेटर्स का मतलब क्या? देनदार का मतलब वह व्यक्ति जो हमको पैसा देगा। देनदारी बढ़ने का मतलब वसूलना बाकी है मार्केट से, मेरा उधार फंस गया है। और लेनदारी मतलब हम जिसका उधार खा के बैठे हैं, हमको देना पड़ेगा। ये सर नो? तो ऐसा व्यक्ति जिससे हमको पैसा लेना है वो कहलाता है डेटर्स। क्या कहलाता है? डेटर्स। जिससे हमको पैसा लेना है वो क्या कहलाएगा? डेटर्स। और जिसको देना है वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स। समझ में आया? जिस व्यक्ति को हम पैसा देंगे उसको क्रेडिटर बोलते हैं, और जिस व्यक्ति से लेंगे उसको क्या बोलते हैं? डेटर्स। डेटर्स मतलब लेना है और क्रेडिटर मतलब देना है। हिंदी थोड़ा सा उल्टा है, देखिए, डेटर मतलब जिससे हमको लेना है, वैसे इसको इस भाषा में समझो। देनदार का मतलब वह व्यक्ति जो हमको पैसा देगा, और लेनदार का मतलब वह व्यक्ति जो हमसे पैसा लेगा। कहीं कोई दिक्कत? अब सवाल ये उठता है कि सर डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया कि कहाँ से बना है, कि दुनिया में कितने कंसेप्ट हैं डेबिट क्रेडिट करने के।
तो दो कंसेप्ट डेवलप हुए हैं, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ डेबिट और क्रेडिट का दो कंसेप्ट है। कितने कंसेप्ट हैं? दो। एक कंसेप्ट को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल कंसेप्ट, ट्रेडिशनल और दूसरा है मॉडर्न कंसेप्ट। कितने कंसेप्ट है डेबिट क्रेडिट के? दो। एक जो सदियों से चलता आ रहा है पुराने जमाने से, और एक मॉडर्न है। पुराने जमाने वाला कब आया बताइए? अभी बताए थे 1494। उससे पहले तो डेबिट क्रेडिट वर्ड ही ना था, नहीं था ना, सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं था। तब पुराना कंसेप्ट 1494 में, और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट हाल फिलहाल में आया हुआ है जो अमेरिका दिया है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट को हम अमेरिकन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम हम लोग अमेरिकन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्यों अमेरिकन कॉन्सेप्ट बोलते हैं बताइए? क्योंकि इसको कौन डेवलप किया है? अमेरिका डेवलप किया है, इसलिए इसे हम अमेरिकन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। यस और नो? इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट। लेखांकन समीकरण अवधारणा। तीन नाम से हम लोग जानते हैं। कौन कौन सा नाम बताइए? मॉडर्न कंसेप्ट, अमेरिकन कंसेप्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट। तीन कंसेप्ट है। तो हम लोग सबसे पहले ट्रेडिशनल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? मॉडर्न कंसेप्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? डेबिट क्रेडिट के सबसे पहले ट्रेडिशनल कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। आज हम लोग ट्रेडिशनल कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, डेबिट और क्रेडिट का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल कंसेप्ट। तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट में अगर आप डेबिट क्रेडिट करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट में हम लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि डेबिट और क्रेडिट करने के नियम के लिए सबसे पहले, यानी डेबिट क्रेडिट जब करना होता है किसी को, तो सबसे पहले लेन देन को क्या किस में बांटा जाता है? सबसे पहले लेन देन को हम लोग बांटते हैं खातों में। किस में बांटते हैं? खाता में। याद रखना है, सबसे पहले लेन देन को किस में बांटते हैं? खाते में बांटते हैं। तो बताइए कितने तरह के खाते होते हैं? जैसे इसको समझिए ऐसे कि बैंक में आप लेन देन करने जाते हैं, तो बैंक में बोलते हैं कि सर हम आपके बैंक के साथ लेन देन करना चाहते हैं, यानी हम आपके बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं और पैसा निकालना चाहते हैं। तो बैंक सबसे पहले क्या बोलता है? खाता खुलवाइए। जब आप खाता खुलवाने जाते हैं तो कितने ऑप्शन दिखते हैं वहाँ पे? चार। सेविंग बैंक अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करेंट अकाउंट। आपको चारों में से कोई एक चुनना पड़ता है। जो आप चुनते हैं उसके हिसाब से आपके साथ ट्रीटमेंट होता है। जैसे एफडी आप खोल दीजिएगा, हम एफडी खाता खोलेंगे सर, और एटीएम कार्ड मांगने जाइएगा तो हंसेगा कि एफडी में एटीएम नहीं मिलता है, पासबुक नहीं मिलता है। कि सर उसको तो मिले, हमारे दोस्त को मिला, बोले भैया उसका सेविंग है, सेविंग में मिलता है, एफडी में नहीं मिलता है। इसका मतलब सब खाता का अलग नियम है।
तो जैसे आपको एक 4 खाते में बांटा है बैंक में खाता खोलते समय, वैसे ही यहाँ पे जब लेन देन में 2 पार्टी होंगे ना, पार्टी को किसी ना किसी खाते में बांटना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कितने खाते होते हैं, ये तो जाना जरूरी है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कि जो भी लेन देन होगा उसमें कितने खाते होंगे, खातों का वर्गीकरण, खातों का कितने तरह से क्लासिफाई करेंगे बताइए। अपने बिजनेस के खाते को कितने तरह से क्लासिफाई करेंगे। तो 2 तरह के खाते होते हैं बाबू लोग, बिजनेस में कितने खाते होते हैं 2। सबसे पहला खाता आता है पर्सनल अकाउंट। पहला खाता कौन सा है, पर्सनल। देखिए खाता को AC लिखते हैं, अकाउंट को क्या लिखते हैं, A/C। पहला है पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता, कहीं कोई दिक्कत। दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन सा है, इम्पर्सनल अकाउंट, अव्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता, कहीं कोई दिक्कत। पहला कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल मतलब कौन, जो पर्सन से रिलेटेड होगा, जिसमें पर्सन का नाम दिया होगा, आदमी का नाम दिया, जैसे रमेश, गणेश, महेश, दिनेश, ये सब कोई खाता नजर आएगा तो पर्सनल के अंदर आएगा। लेकिन फर्नीचर, फर्नीचर आदमी का नाम है तो कहाँ जाएगा, इम्पर्सनल में, समझ गए। कंप्यूटर, गुडविल, मशीनरी, ये सब इम्पर्सनल में जाएगा। तो जो राम, मोहन, सोहन होगा वो पर्सन में जाएगा। तो 2 तरह के खाते हम लोग बांटते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो लेन देन में पार्टी है, लेन देन में 2 पार्टी होंगे ना, दोनों पार्टी को पहले पहचानिए कि 2 पार्टी है कौन। उस दोनों पार्टी में से दोनों पार्टी को टेस्ट करेंगे कि दोनों पार्टी कौन खाता में आता है, पर्सनल में आता है या इम्पर्सनल में आता है। इम्पर्सनल अकाउंट भी 2 तरह का होता है। इम्पर्सनल अकाउंट भी कितने तरह का होता है, 2 तरह का। पहला होता है रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। और दूसरा अकाउंट होता है बाबू नॉमिनल अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो अगर हम बेसिकली बात करें, अगर हम बात करें तो बताइए 3 ही नियम हम लोगों को पढ़ना है। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। कितने तरह के खाते होंगे, 3 तरह के। तो सबसे पहले बिजनेस में जो लेन देन होता है, उस लेन देन में 2 पार्टी को पहचानना पड़ेगा कि 2 पार्टी कौन है। वो दोनों पार्टी को पहचानने के बाद ये चेक करना पड़ेगा कि वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, नियम रियल अकाउंट से रिलेटेड है या नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। अगर जिससे रिलेटेड होगा उसी का नियम लगाएंगे। इसका अपना नियम है, इसका अपना नियम और इसका अपना नियम। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जिसको हम डेबिट क्रेडिट करने जा रहे हो किससे रिलेटेड है, पर्सनल से, रियल से और नॉमिनल से। जिससे वो रिलेटेड होगा उसका नियम उस पर लगाएंगे। अगर वो पर्सनल से रिलेटेड होगा तो पर्सनल का नियम लगाएंगे, रियल से रिलेटेड होगा तो रियल का नियम लगाएंगे, नॉमिनल से रिलेटेड होगा तो नॉमिनल का नियम लगाएंगे। क्लियर हुआ। तो जिससे आपका खाता रिलेटेड है उसी का नियम लगाने वाले, जिससे आपका खाता रिलेटेड है उसी का नियम लगाने वाले। तो बताइए, अब एक एक करके सारे नियम को समझना होगा, कोई दिक्कत। अब नियम को हम अगले क्लास में समझाएंगे, क्योंकि एक क्लास में फिर लगेगा लंबा, तो आज हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो आधा छोड़ के फायदा नहीं है। तो आज हम लोग कितना सारा चीज़ पढ़े बताइए, एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े कि इस दुनिया में कितने एंट्री सिस्टम डेवलप किए गए हैं, सिंगल एंट्री, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम और डबल एंट्री। सिंगल एंट्री जब से दुनिया बनी है तब से चल रहा है, इसका कोई माई बाप नहीं है, ठीक है। और ये अनसाइंटिफिक है, इसको कोर्ट में आप प्रमाण के तौर पर नहीं रख सकते। क्या लगता है, किसी राशन दुकान में हमने उधार खाया है, उधार सामान खरीदा 1.5 लाख रुपए का और पैसा नहीं दे रहे हैं, क्या कर लेगा राशन दुकान, कोर्ट में जाएगा, केस करेगा। जज साहब बोले दिखाओ हिसाब, अपना डायरी दिखा दिया। हम उसी समय जब वो डायरी दे रहा था उसी समय अपना डायरी में अपने हाथ से लिख दिए। उसका हम कितना खाए थे, 1.5 लाख का। हम लिख दिए 25 लाख रुपये रमेश हमसे इतना तारीख को लिया था। उसका डायरी सरकार, जज साहब देखे बोले हाँ इसमें तो लिखा हुआ है जी। बोले सर मेरे पास भी एक डायरी है सर, देखिए 1.5 लाख उसका उधार है। अब देखिए मेरे डायरी में ये लिखा हुआ है कि हमने इसको 25 लाख रुपया दिया था, तब 25 में 1.5 लाख कटवा दीजिए, बाकी हमको दिलवा दीजिए। तो कोर्ट बोलेगा, जज साहब बोलेंगे ऐसे कैसे होगा, तुम्हारे डायरी में तुम अपने हाथ से लिखा है। बोलो वो भी तो अपने डायरी में अपने हाथ से लिखा, मेरा साइन है, पूछिए तो। ना मेरा साइन है, ना हमको बिल दिया, कुछ है ये नहीं है। तो रात में अपना डायरी में गुस्से में बैठ के लिख देगा तो हम मान लेंगे कि मेरा हिसाब है। जज साहब दोनों का डायरी फेंकेंगे, बोले भागो यहाँ से, पहले दोनों केस ले भागो, कोई फैसला नहीं है, कोई फैसला होता ही नहीं यहाँ पे।
यस और नो। लेकिन यहाँ रसीद आपके नाम पर कटा हुआ है तो आप फ्रॉड कर लीजिए। यहाँ फ्रॉडगिरी चलता है क्या? यहाँ कर सकते हैं, ज़बरदस्ती कर सकते हैं आप। नहीं नहीं, हम दिए हैं पैसा। बताइए, राशन दुकान में बोल रहे कि हम पैसा दिए हैं तो दिए, हम नहीं देंगे पैसा। ज़बरदस्ती एकदम, खाओ माँ कसम तो माँ कसम खा गया। आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें फ्रॉड कर लीजिएगा बैंक के साथ, बैंक आपको तुरंत पासबुक में अपडेट करता है, मैसेज भी देता है। आप कैसे फ्रॉड कर सकते हैं? तो इसका मतलब सबसे बेस्ट सिस्टम कौन सा है? डबल एंट्री सिस्टम, याद रहेगा। अब चलते हैं, यहाँ पे आपको बताया था कि डेबिट और क्रेडिट कहाँ से आया। कितने कंसेप्ट है? दो, ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न। मॉडर्न का ही नाम अमेरिकन और उसी का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चूंकि ट्रेडिशनल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। कितने प्रकार के खाते हैं? तो खातों को दो पार्ट में बांटा गया, पर्सनल और इम्पर्सनल। जो पर्सन से रिलेटेड होगा पर्सनल में आएगा, और जो पर्सन से रिलेटेड नहीं होगा वो कहाँ जाएगा? इम्पर्सनल में जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? इम्पर्सनल को दो कैटेगरी में बांटा गया, रियल और नॉमिनल। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन कैटेगरी है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, याद रहेगा। तीन कैटेगरी। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पर्सनल का रूल क्या है, रियल का रूल क्या है और नॉमिनल का रूल क्या है। इस तीनों का रूल समझने के बाद हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे कि आखिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में डेबिट और क्रेडिट, हम लोग किसका नियम पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग नियम पढ़ने जा रहे हैं डेबिट और क्रेडिट करने का, कि भैया डेबिट और क्रेडिट करने का नियम पर्सनल अकाउंट में क्या है, ये पढ़ेंगे हम लोग। रियल में क्या है, नॉमिनल में क्या है। तो पहले हम ये जानेंगे कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन खाता आता है। आप नियम तो जान गए पर्सनल का, लेकिन आपको पता ही नहीं कि ये पर्सनल में आता है कि नहीं आता है, तो नियम कैसे लगाइएगा? तो आपको सबसे पहले ये छांटना पड़ेगा कि भाई पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आता है। समझ गए? जो आएगा उसके हिसाब से हम लोग पर्सनल अकाउंट में देखेंगे। कहीं कोई दिक्कत? तो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे।